हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओम का नियम और हमने देखा था कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने देखा था कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है किस किस पर निर्भर करता है, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। और इसके अलावा हमने ओम के नियम की सीमाएं देखी थी। इसके अलावा हमने आपका अनुगमन वेग देखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्या है, अनुगमन वेग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है दीपक पुजारी। आज का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। आज का अपना टॉपिक है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर बताइए। तो जैसा कि हमें पता है, प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। किससे करते हैं? आर से। और विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं हम लोग रो से। आर और रो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हमें पता था, जैसे कोई तार है, यहाँ पर क्या है, तार। तो तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने को रोकते हैं जो गुण उसका रोकता है, वही क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस कहलाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? ये पदार्थ का गुण है। क्या है? पदार्थ का गुण। जैसे कि हमको पता है आर बराबर होता है रो एल बटे ए। यदि हम किसी तार जो हमने लिया था उसका क्षेत्रफल हम 1 ले लें, कितना ले लें? 1 एकांक ले लें, और उसकी लंबाई हम क्या ले लें? उसकी एकांक ले लें, तो जो आर का मान होगा वो किसके बराबर होगा? रो के बराबर होगा। तो इसलिए इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इधर देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम है और इसका मात्रक आपका ओम मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिरोध का मान तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे कि अभी बताया मैंने, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध आपका कम होता जाएगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मान उसके क्षेत्रफल और उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये पदार्थ का गुण है। ठीक है, ये किसका गुण है? पदार्थ का गुण है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है आपका? एम एल स्क्वायर T-2 और A-2। और प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होता है आपका ML3 T-Q A-2। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है ओमी प्रतिरोध तथा अनओमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ओमीय प्रतिरोध, जैसा कि नाम में ही सो हो रहा है, तो ये ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम को पालन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? ओमी प्रतिरोध कहलाएंगे। और वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अनओमी प्रतिरोध कहलाएंगे। अच्छा, हमको पता है कि जो आपका ओम का नियम है, ओम का नियम क्या होता है आपका? ओम का नियम है आपका, ये आपका मान लो कि तार है, तार के दोनों सिरों पर यदि हम बैटरी लगा दें, क्या लगा दें? बैटरी, विभवांतर लगा दें, तो विभवांतर लगाने से इस तार में कितना करंट आपका प्रवाहित होगा? वही आपका है ओम का नियम। ठीक है, मतलब V समानुपाती किसको होता है? I के। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते हैं वैसे वैसे I आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ओमी प्रतिरोध वो चालक कहलाएंगे जो ओम के नियम का क्या करेंगे? पालन करेंगे। और यदि हम इनका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इस वाले अक्ष पर हमने V ले लिया वोल्टेज, इस पर हमने करंट ले लिया। तो जैसे जैसे आप लोग करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, इस ग्राफ को बोलते हैं सरल रेखा का ग्राफ, ये बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो चलिए हम समझते हैं, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी चालक कहलाते हैं। ये और ओमी चालकों के प्रतिरोध को हम ओमी प्रतिरोध कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, निक्रोम आदि कैसे हैं? ओमी प्रतिरोध हैं। यदि इनके बीच में हम ग्राफ बनाएं, क्या बनाएं? ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा आपका। कैसा आएगा?
ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी करंट ले सकते हो, यहाँ पर वोल्टेज भी ले सकते हो, या फिर आपको यहाँ करंट लेना है तो यहाँ करंट ले सकते हो, यहाँ पर वोल्टेज लेना है तो यहाँ वोल्टेज ले सकते हैं। किसी भी ग्राफ पर हम कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। दूसरा है आपका अनओमी प्रतिरोध। तो वो प्रतिरोध जो वो चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमी चालक कहलाते हैं, और इनके प्रतिरोध को हम अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। जैसे निर्वात ट्यूब, कौन सा है, निर्वात ट्यूब। निर्वात में क्या होता है, बिल्कुल भी हवा नहीं होती। ठीक है, वो कंडीशन कुछ अलग होती है, तो उसके जो प्रतिरोध है उसको हम क्या बोलेंगे, अनओमी प्रतिरोध। अर्धचालक, अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है, तो जैसे जैसे हम इसका ताप बढ़ाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, तो इसका जो करंट है वो एकदम से रैपिडली आपका इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और फिर से कम हो जाता है, तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाती। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, PNP और आपका NPN, या आगे आप अर्धचालक युक्तियों में पढ़ोगे। ठीक है, ये भी जो ट्रांजिस्टर हैं ये किससे मिलकर मिलते हैं, आपके अर्धचालक से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर भी क्या है, ये भी एक अनओमी प्रतिरोध का उदाहरण है। द्रव अपघट्ट, क्या है, द्रव अपघट्ट। द्रव अपघट्ट मतलब ये आपका कोई पात्र है, इसमें हमने कोई द्रव भर दिया, जैसे NaCl पानी में मिला के हमने उसका विलयन भर दिया है, तो जैसे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, तो ये आपका 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक तो Na+ में, एक आपका Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण है, आपका अनओमी प्रतिरोध का उदाहरण है। थर्मिस्टर हो गया, थर्मिस्टर भी किसका उदाहरण है, आपका अनओमी प्रतिरोध का उदाहरण है। इनके बीच में यदि हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा आएगा, अभी जैसे मैंने बताया कि जो ग्राफ है, ग्राफ कैसा आएगा आपका, सरल रेखा ना आते हुए कैसा आएगा, टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह से ग्राफ आएगा। ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, मतलब दोनों वोल्टेज बढ़ाने पर तुम्हारा करंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए ग्राफ कैसा आएगा आपका, एक वक्र आएगा, कैसा आएगा, वक्र आएगा, सरल रेखा नहीं आएगी। अगला आपका प्रश्न है, थर्मिस्टर क्या है समझाइए, इसके उपयोग भी लिखिए। थर्मिस्टर क्या है समझाइए और इसके उपयोग भी लिखिए। तो देखिए थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर एक डिवाइस है, क्या है, डिवाइस। ये क्या करती है, ये जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं इस डिवाइस का प्रतिरोध क्या होता है, बदलता जाता है। ठीक है, और उस प्रतिरोध को ये फिजिकल क्वांटिटी में, यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी को ये मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में उसको कन्वर्ट करके आपको शो कर देती है। ये एक ट्रांसड्यूसर की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह, ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, चलिए हम पहले थर्मिस्टर समझते हैं। ट्रांसड्यूसर एक्चुअली वो होते हैं जो भौतिक राशियों को किस में बदल देते हैं, आपको मैकेनिकल राशि में बदल देते हैं। चलिए थर्मिस्टर क्या करता है, ताप बढ़ाने के साथ साथ इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, जो ऐसे थर्मिस्टर जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ बढ़ेगा वो आपके धनात्मक थर्मिस्टर कहलाएंगे, और वो थर्मिस्टर जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ घटेगा वो आपके ऋणात्मक थर्मिस्टर कहलाएंगे। थर्मिस्टर का दूसरा नाम है आपका ताप प्रतिरोधक। क्या नाम है इसका, ताप प्रतिरोधक। तो देखिए क्या होता है, थर्मिस्टर एक ताप सुग्राही अर्धचालक युक्ति है। अर्धचालकों से मिलकर बने होते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपके अर्धचालक पदार्थ हैं, इनसे मिलकर ये बने होते हैं। जिसका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ तेज़ी से बदलता है। कैसे बदलता है, तेज़ी से। जिसका प्रतिरोध 0.1 ओम से 10⁻7 ओम तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, इतना ज़्यादा इसमें वेरिएशन होता है। थर्मिस्टर या ताप प्रतिरोधक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला आपका जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक। मतलब इस प्रकार के थर्मिस्टर का प्रतिरोध
इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, ताप बढ़ाने से क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो ऋणात्मक थर्मिस्टर वो थर्मिस्टर कहलाएंगे जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने से क्या होगी, आपकी घटेगी। और दूसरे वो हैं आपके जिनकी वे थर्मिस्टर जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। इस प्रकार के थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, अगला टॉपिक आपका इनका उपयोग। तो इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं, सेफ्टी के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें हम किसका उपयोग कर रहे हैं, उसमें हम बहुत सारी मशीनों का उपयोग कर रहे होंगे, तो वहाँ करंट ज़्यादा हो रहा है। मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरे मशीनों में आग लग सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मिस्टर का उपयोग करते हैं। थर्मिस्टर क्या करता है, मान लो ताप बढ़ रहा है, तो ताप बढ़ने के साथ साथ इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसमें से विद्युत धारा जाना बंद हो जाएगी, तो वो अपनी डिवाइस की सेफ्टी कर सकता है, मशीनों की सेफ्टी कर सकता है। ठीक है, तो पहला उपयोग है इसका, इनका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। वोल्टेज को आपको कम करना है या ज़्यादा करना है। ठीक है, वोल्टेज ओम के नियम से हमको पता है, V=IR होता है। क्या होता है, V=IR। ठीक है, हमें पता है वोल्टेज यदि आपका कम या ज़्यादा करना है तो हम प्रतिरोध के मान को बढ़ा दें या घटा दें, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोध के मान को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। ठीक है, और प्रतिरोध के मान को घटाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप घट जाएगा आपका। ठीक, तो हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा है, इनका उपयोग औद्योगिक इकाइयों में ताप नियंत्रक के रूप में किया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया, किस रूप में, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। अगला है, इनका उपयोग टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब के तंतु को बचाने के लिए किया जाता है। टेलीविज़न में क्या होता है, ये आपकी टीवी है, टीवी के अंदर इस तरह से एक ट्यूब लगी रहती है, इसके अंदर छोटा सा फिलामेंट रहता है जो गर्म होने पर पिघल जाता है। तो उसको गर्म होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आगे उसमें थर्मिस्टर लगा देते हैं। थर्मिस्टर क्या करेगा, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और यहाँ से जाने वाली सप्लाई विद्युत धारा को या क्या कर देगा, कट कर देगा। इस तरह से आपका ये तंतु ये बच जाएगा। अगला है, इनका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में ताप के कारण प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को समाप्त करने में किया जाता है। ठीक है, मान लो किसी में सर्किट है, उसमें हम क्या कर, प्रतिरोध बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो उस जगह पर हम ऋणात्मक थर्मिस्टर लगा देंगे। ऋणात्मक थर्मिस्टर क्या करेगा, ताप बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो मान लीजिए आपके घर की वायरिंग है ऐसे, ठीक है, यहाँ कोई रजिस्टर लगा है और ठीक, यहाँ फ्रिज लगा है आपका, यहाँ आपका पंखा लगा है इस तरह से। ठीक है, पंखा लगा है तो यहाँ से आपके घर की सप्लाई आ रही है, आपने 2 तार में डाल रखी कटिया, तो यहाँ से आपके सब चीज़ें चल रही हैं। यहाँ से चलने से क्या होगा, तार गर्म होगा। ठीक है, जितना आप ज़्यादा यूज करोगे उसका उतना ज़्यादा इसमें तार गर्म होगा, जूल के नियम के अनुसार। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ऋणात्मक थर्मिस्टर लगा देते हैं। तो थर्मिस्टर क्या करता है, ताप बढ़ने के साथ साथ इसका प्रतिरोध को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहीं भी जहाँ सेफ्टी का यूज करेंगे, सेफ्टी पर्पज़ से किसका यूज करते हैं, हम लोग थर्मिस्टर का उपयोग करते हैं। अगला अपना टॉपिक है, अति चालकता क्या है और इसका उपयोग बताइए। अति चालकता को बोला जाता है, चालकता को बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और अति को बोलते हैं सुपर। क्या बोलते हैं, सुपर। तो इसलिए इसको बोलेंगे सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। अब होता क्या, देखो ये आपका तार है, तार में से विद्युत धारा जा रही है, आई क्या जा रही है, विद्युत धारा। ठीक है, और इसका कुछ प्रतिरोध होता है आर। ठीक है, यदि इसके प्रतिरोध को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाए, लगभग कितना कर दिया है, 0, तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा विद्युत धारा जाने लगेगी। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो लॉस हो रहे थे वो लॉस पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो क्षतियाँ हो रही थी वो क्षतियाँ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी।
ठीक है, मान लो तुमने यहाँ से कोई इसमें करंट भेजा तो पूरा का पूरा करंट आपको बाहर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्षतियाँ हो रही थी प्रतिरोध की वजह से वो क्या हो गई, कम ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि आपने प्रतिरोध को कितना कर दिया है, 0 कर दिया है। तो यही गुण इसका क्या कहलाता है, अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी। तो है कि नहीं ये बढ़िया चीज़। ठीक है, यदि आपके तार अति चालक की तरह व्यवहार करेंगे तो उनके अंदर कोई हानि नहीं होगी, वो गर्म ही नहीं होंगे। तो बिल्कुल जितना आपने करंट उसको दिया, जितना वोल्टेज उसको दिया, तो बिल्कुल आपको उतना ही वोल्टेज डिलीवर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक दो ही कुछ एलिमेंट होते हैं जो अति चालकता प्रदर्शित करते हैं, बाकी प्रदर्शित नहीं करते। एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है, इतना ज़्यादा कॉस्टली हम तार वगैरह यूज करेंगे तो वैसे ही बाबा बन जाएंगे, इसलिए केवल ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा अभी प्रैक्टिकल यूज में नहीं आया है। कर सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा उपयोग पड़ता है, वहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या क्या होता है अति चालकता। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप कम करने पर उनकी प्रतिरोधकता कम होती जाती है। एक निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और रो का मान कितना हो जाएगा, 0। इस घटना को अति चालकता कहते हैं। जिस ताप पर प्रतिरोधकता 0 हो जाती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप। तो वैसे हमें पता है ताप बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध क्या होता है आपका, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है। किसकी घटेगी, अति चालकों की घटेगी। ठीक है, तो घटते 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 प्रतिरोधकता जब 0 रह जाए तो उस ताप को हम बोलते हैं क्रांतिक ताप। क्या बोलेंगे, क्रांतिक ताप। तथा जो पदार्थ ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वो अति चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं अति चालक पदार्थ। पारा होता है, क्या होता है आपका, पारा। 4.2 केल्विन पर पारा किसकी तरह व्यवहार करता है, अति चालक की तरह व्यवहार करता है। और 7.2 केल्विन पर लेड आपका अति चालक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। अति चालकों का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, देखिए इनका उपयोग हम अति चालकों का उपयोग करके सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा आपको विद्युत धारा की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये अति चालक आसानी से उसको प्रोवाइड कर सकेंगे। दूसरा, बिना ऊर्जा क्षय के अति चालकों की सहायता से शक्तिशाली चुंबक बनाए जा सकते हैं। क्या बना सकते हैं, चुंबक। देखिए चुंबक हम कैसे बनाते हैं, मान लीजिए ये तार है। ठीक है, तार को गोल गोल इस तरह कुंडली के रूप में लपेट दिया जाए इस तरह से, और यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इस तार में से फ्लक्स बन जाता है, इसमें से फ्लक्स निकलता है जिसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा वो उतनी ही अच्छी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अब यदि इस तार का प्रतिरोधकता कितनी हो जाए, 0, तो इसमें से करंट बिल्कुल बहुत अच्छे से करंट जाएगा। जब बहुत अच्छे से करंट जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा बनेगा। जब बहुत ज़्यादा फ्लक्स बनेगा तो ये बहुत अच्छी चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसलिए चुंबक इसको उपयोग करके हम चुंबक भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अति चालक तारों की सहायता से बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ से बिजली बन रही है। ठीक है, यहाँ खंबा लगा हुआ है। ठीक है, इसको टावर बोलते हैं। यहाँ दूसरा टावर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, इसको डीबी बोलते हो आप लोग। यहाँ आपका घर है, क्या है, घर। तो क्या जनरेटर से पहले यहाँ पर आता है, सब स्टेशन पर पावर आती है पहले, यहाँ से इस वाले खम्भे में आती है, यहाँ से ट्रांसफार्मर में आती है, ट्रांसफार्मर से आपके घर में आती है। तो बीच बीच में इन तारों में क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। इस प्रतिरोध की वजह से आपके घर तक आते आते इस वाली विद्युत धारा में जहाँ उत्पन्न हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्षय हो जाता है। ठीक है, यदि हम इसके प्रतिरोध को ही ख़त्म कर दें तो यहाँ से जो विद्युत धारा आएगी वो एकदम से बढ़िया पूरी की पूरी आएगी, कोई नुकसान ही नहीं होगा। जितनी यहाँ उत्पन्न हुई उतनी आपके घर पे आ जाएगी, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए अति चालकता के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ऊर्जा क्षय हो रही थी उसको बचा सकते हैं। अगला है, अति चालकता की सहायता से विद्युत शक्ति की बचत भी की जा सकती है। यही जो अभी मैंने समझाया वही आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला आपका टॉपिक है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम
संयोजन के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया है, बहुत से जो प्रतिरोध थे, जैसे मान लिया एक प्रतिरोध है R, ठीक है, R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3, इन सबको श्रेणी में जोड़ दिया, मतलब सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। सीरीज में जोड़ने पर इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए फिर से समझिए, एक कोई प्रतिरोध है, इसका नाम है R1, दूसरा प्रतिरोध है, इसका नाम है R2, तीसरा है आपका, इसका नाम है R3। इन सब को हमने सीरीज में जोड़ दिया, पहले एक जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ दिया, फिर तीसरा जोड़ दिया, इसके एक सिरे से दूसरा सिरा, इसके सिरे से तीसरा सिरा, इस तरह से जोड़ दिया। तो टोटल इस वाले उपकरण का हमें प्रतिरोध निकालना है, तो उसे हम बोलेंगे श्रेणी क्रम के संयोजन का प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है पेपर में कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को लगातार 2 बिंदुओं के मध्य जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपका प्रतिरोध है, मान लीजिए ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये आपका R3 प्रतिरोध है। इन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है जिससे इसमें करंट जाएगा, और ये आपका एक स्विच लगा दिया, मतलब की है, की मतलब स्विच, मतलब इसको चालू करेंगे तो इसमें बैटरी चालू हो जाएगी, बंद करेंगे तो यहाँ से परिपथ कंप्लीट नहीं हो, पूर्ण यहाँ से तार हट जाएगा। जैसे तार हटेगा उसमें तो धारा जाना बंद हो जाएगी। देखिए क्या होगा, जैसे हमने ये स्विच चालू किया है, विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा आपकी यहाँ जाएगी R1 में, फिर R2 में, फिर R3 में। तो तीनों जो विद्युत धारा है वो सेम यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ I करंट था तो वही I करंट आपका R1 में जाएगा, वही I करंट आपका R2 में जाएगा, वही I करंट आपका R3 में जाएगा। चलिए हमने मान लिया जो R1 है, R1 के चारों ओर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना V1 है, R2 के दोनों तरफ वोल्टेज कितना है V2, और R3 के अक्रॉस कितना है V3, और जो टोटल वोल्टेज आपने दिया है वो कितना है E, कितना है E। तो देखिए ओम के नियम से हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है IR, क्या होता है V इक्वल टू IR। तो यदि हम V1 का मान निकालें तो V1 का मान कितना हो जाएगा, हम V1 लिख सकते हैं V की जगह, V1 इक्वल टू, इसमें करंट आपका I जा रहा था तो हमने I लिख दिया। रजिस्टर प्रतिरोध कितना था आपका R1, तो हमने इसकी जगह लिख दिया R1। तो आपका आ गया V1 इक्वल टू IR1, कितना आ गया V1, ये है आपका V1 इक्वल टू R1 I है, फिर IR1 एक ही चीज़ है। इसी प्रकार से हमने V2 निकाला है, क्या निकाला है V2। तो ओम के नियम से हम कह सकते हैं V इक्वल टू IR, ठीक है, या फिर V इक्वल टू RI। तो दूसरा वोल्टेज निकालना है तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको R2I हो जाएगा। इसी प्रकार हमने तीसरा वोल्टेज निकाला है, तीसरा वोल्टेज का नाम क्या है आपका V3 इक्वल टू हो जाएगा R3I, ठीक है। अच्छा देखिए टोटल यदि आपको वोल्टेज निकालना हो, ये आपका टोटल वोल्टेज था, टोटल वोल्टेज क्या था E, ठीक है। यदि इसको E बोल रहे हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं, इसको हमने V बोल दिया, क्या बोल दिया V। तो जो टोटल वोल्टेज था वो इस वाले रेजिस्टेंस में जाएगा, इस वाले में भी जाएगा और इस वाले प्रतिरोध में भी जाएगा। तो तीनों वोल्टेज को यदि जोड़ दिया है तो वो टोटल के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। तो V बराबर किसको होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो बस यही हमने किया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो कुल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अच्छा यहाँ से V1 V2 V3 का आपको मान पता है, तो इस समीकरण नंबर 1 में सबके मान रख दिया। तो जैसे ही इसमें मान रखेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा, V1 की जगह क्या आएगा R1I, V2 की जगह आएगा R2I, V3 की जगह आपका R3I। यहाँ से तीनों में से I कॉमन आ जाएगा, तो हमने I कॉमन ले लिया, और यहाँ आ गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 2। क्या बोल दिया है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ओम के नियम से हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है IR, क्या होता है IR। यदि इस वाले समीकरण से हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना, तो देखिए R बराबर कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I बराबर तो I है, V बराबर V है ही, ठीक। तो क्या, या फिर हम बोल सकते हैं ये आपका
वोल्टेज है, वोल्टेज किसके बराबर है, आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका वोल्टेज है वो किसके बराबर है, आई आर के। तो ये दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ से आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कुल प्रतिरोध जो होगा वो तीनों प्रतिरोध का क्या होगा, जोड़ होगा, योग होगा। ठीक है, तो यही श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान होता है। आपको आया समझ में? तो हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, जो प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये आपका एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध है। इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो इनका जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, सभी का जोड़ आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सभी प्रतिरोधों को दो बिंदुओं x व y के मध्य लगातार इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। जैसे मैंने बताया था, ये वाला जो प्रतिरोध है वो इसका ये वाला सिरा अगले वाले से जुड़ा रहेगा, ये वाला सिरा अगले वाले से जुड़ा रहेगा। ये 2 पॉइंट लिए हमने x और y, इनके बीच में तीनों को जोड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम के संयोजन में सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा का मान एक जैसा होता है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर अलग अलग होता है। जैसे करंट एक ही होता है लेकिन वोल्टेज तीनों के अलग अलग होते हैं। हमने क्या किया है, माना 3 प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इस संयोजन में सेल ई जोड़ने पर उसमें एक समान धारा आई प्रवाहित होने लगती है। माना प्रतिरोधों R1 R2 प्लस R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 हैं। तब ओम के नियम से V1 इक्वल टू R1I, V2 इक्वल टू R2I, ठीक है, और V3 इक्वल टू R3I। अतः अब यदि बिंदुओं x तथा y के बीच परिणामी विभवांतर, ये टोटल वोल्टेज हमें निकालना तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें मान रख देंगे हम V1 प्लस V2 प्लस V3 का, तो आपका आ जाएगा यहाँ से V इक्वल टू R1I प्लस R2I प्लस R3I। यहाँ से I कॉमन आ जाएगा तो आपका आ जाएगा VI R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको हम ओम के नियम से तुलना कर देंगे। ओम का नियम आपका था V इक्वल टू IR, तो इससे तुलना कर दिया तो क्या आ जाएगा, IR बराबर आ जाएगा आपका I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट जाएंगे, तो बचेगा आपका R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या है, मतलब श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं तो वही तुल्य प्रतिरोध का मान होता है। चलिए अपना अगला टॉपिक है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से अभी हमने श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों का मान निकाला था, उसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे, समांतर क्रम का मान निकालेंगे। तो देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, ये 3 प्रतिरोध हैं, क्या है, प्रतिरोध जिनका नाम है R1, R2 और R3। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ये R1 है, ठीक है, ये आपका R1 है। फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें ये यहाँ से R1 जुड़ा हुआ है, ये आपका R2 जुड़ा हुआ है, ये आपका R3 जुड़ा है, और तीनों यहाँ पर एक सिरे इधर जुड़े हैं, तीनों के सिरे यहाँ जुड़े हैं। देख ये कॉमन पॉइंट है, एक ये कॉमन पॉइंट है, इसलिए ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। यदि इसका सिरा अगले वाले के सिरे से जुड़ा होता तो वो श्रेणी क्रम में होता। इस पॉइंट को हमने बोल दिया A, इस बिंदु को बोल दिया B। ठीक है, तो ये हमने बैटरी लगा दी है, ये हमने एक की लगा दी है, मतलब स्विच लगा दिया है। जैसे ही स्विच चालू करेंगे तो इसमें से करंट जाएगा, यहाँ से करंट 3 भागों में बढ़ जाएगा, I1, I2 और I3। ठीक है, लेकिन इसके जो वोल्टेज होगा, इस बैटरी का वोल्टेज, वो इस तार के और इस तार के मध्य एक समान रहेगा। मतलब ये वोल्टेज इस वाले प्रतिरोध का, इस वाले प्रतिरोध का, इस वाले प्रतिरोध का वोल्टेज क्या रहेगा, तीनों का बराबर रहेगा। लेकिन करंट तीनों का क्या अलग अलग रहेगा, I1, I2 और I3। प्रतिरोध तीनों का कितना रहेगा, आपका V प्रतिरोध रहेगा, कितना रहेगा, V। इतनी बात क्लियर है। यदि प्रतिरोध आपका V रहेगा, ठीक
ठीक है। यदि हम कुल करंट निकालें, कुल करंट ये आपका आई है, आई 3 भागों में बट गया, I1 I2 और I3। तो कुल करंट I बराबर हम I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, I इक्वल टू लिख दिया है यहाँ पर, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अच्छा, ओम के नियम से हमको पता है V इक्वल टू IR, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से V/R। पहले करंट के लिए हम बोल सकते हैं कि I1 इक्वल टू V/R1, ठीक है। V यहाँ पर तीनों के लिए सेम बराबर है, इसलिए हमने V1 का उपयोग नहीं किया है, केवल यहाँ पे V का उपयोग किया है। दूसरे करंट के लिए हम बोल सकते हैं I2 इक्वल टू V/R2, और तीसरे करंट के लिए हम बोल सकते हैं I3 इक्वल टू V/R3, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3। ये किसके नियम से आया, ओम के नियम से आया है, क्योंकि ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR, इसलिए I बराबर हो जाएगा V/R। ये R इधर तरफ चला जाएगा बस। तो देखिए समीकरण 1 2 3 का मान, ठीक है, सॉरी I1 I2 I3 का मान किस में रख दिया, हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया है। तो जैसे ही हम रखेंगे तो क्या आएगा आपका, I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो यहाँ से V तीनों में से कॉमन आ जाएगा, जैसे V कॉमन आया तो इधर बचेगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, हमें पता है ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V/R होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इसकी हम इससे तुलना करेंगे, तो I बराबर V 1/R1 प्लस V 1/R2 प्लस 1/R3 है, यहाँ पर V/R है। तो दोनों की तुलना करने पर हम लिख सकते हैं V/R बराबर आपका हो जाएगा V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। V से V कट जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो उसका मान 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो सीरीज में हमने देखा था, श्रेणी क्रम में हमने देखा था कि तीनों प्रतिरोध का मान सीधा सीधा जुड़ रहा था, लेकिन जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम में 1/R मतलब टोटल जो प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, उसका मान हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनका जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितना मान आया, जैसे हमने आया 5 ओम आया, ठीक है। तो 5 ओम मतलब 1/R का मान कितना आ जाएगा, 5 ओम, इसलिए R का मान कितना आ जाएगा, इसको पलट देंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। चलिए एक हम सवाल करके देख लेते हैं, तो इससे अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे 3 प्रतिरोध थे आपके पास, 2 ओम का था, एक 3 ओम का, एक 4 ओम का। तो पहले इनको समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और परिणामी प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध को निकालना है। तो देखिए हमें दिया गया है, एक तो 2 ओम का है, एक 3 ओम का, एक 4 ओम का। सबसे पहले हम इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया है, ठीक, जिसका नाम है A, यहाँ पर दूसरा बिंदु लिया है, इसका नाम है B। हमने 3 प्रतिरोध बनाए, 1 2 और 3, और तीनों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, और इन तीनों को हमने इस तरह से जोड़ दिया है। तो ये कौन से क्रम में कहलाएंगे, आपके समांतर क्रम में कहलाएंगे। इसका मान 2 ओम है, इसका मान 3 ओम है, इसका मान 4 ओम है। तो R1 का मान हमें पता है, R2 का पता है, R3 का पता है। परिणामी प्रतिरोध हमें निकालना है। तो परिणामी प्रतिरोध का मान कितना होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्योंकि R1 का मान कितना है 2, R2 का मान कितना है 3, तो 1/R3, और R3 का मान कितना है 1/4। तो इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे कैसे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम जब निकालोगे 2 3 और 4 का, तो एलसीएम आएगा आपका 12। एलसीएम निकालना आपको आता होगा। और ऊपर जब 12 2 का हम 12 में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 का 12 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 12 में देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 6 4 10 3 13, तो 13/12
हमें निकालना है आर का मान, तो हम इसको पलट देंगे तो इधर भी पलटना पड़ेगा, तो इसलिए इसका मान आ जाएगा 12/13 ओम। तो समांतर क्रम में यदि 2 ओम 3 ओम और 4 ओम जुड़े हुए हैं तो उनका मान कितना आता है 12/13 ओम। यदि इन्हीं को हम सीरीज में जोड़ें, किस में जोड़ दें, सीरीज में। देखिए सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, ये आपका एक सिरा है, दूसरे के सिरे से इस तरह से जुड़ा हुआ, ये तीसरे के सिरे से जुड़ा हुआ, तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। सीरीज में हमें पता है सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, R = R1 + R2 + R3, तो 2 3 4 आपस में जुड़ जाएंगे, 4 3 7 2 9, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका 9 ओम हो जाएगा। ओके, तो ये इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी सर्किट में या किसी भी परिपथ में कितना तुल्य प्रतिरोध है या कितना परिणामी प्रतिरोध है। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।